आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने लगभग 4 साल तक हमारे इंडिया के 2 बड़े शहरों की पुलिस की नाक में दम कर दिया था। अचानक ही उन शहरों में एक एक करके लोगों का कत्ल होना शुरू हो गया था, मगर पुलिस उन घटनाओं को रोकना तो दूर, उन घटनाओं का पैटर्न समझने में भी काफी देर कर देती है। बात है 1985 की। साल खत्म ही होने वाला था कि साल के आखिरी महीनों में मुंबई पुलिस को मुंबई के साइन इलाके में फुटपाथ पर एक लाश मिलती है। हालांकि 1985 में मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, पर आज उसे ऑफिशियली मुंबई कहा जाता है। और जब मुंबई पुलिस को वो लाश मिली थी तो लाश की हालत बहुत ही बुरी थी। उस लाश का जो सर था वो बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था और सर के अलावा पूरे शरीर पर और कोई भी जख्म नहीं था, किसी भी जख्म के निशान नहीं थे। और उसका जो सर था वो इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका चेहरा किसी बहुत ही भारी और वजनी पत्थर से कुचला गया हो। इसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसकी मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच में हुई है और वो जब बहुत ही गहरी नींद में था तब उस पर किसी भारी पत्थर से हमला किया गया था। फिर पुलिस थोड़ी देर वहाँ पर छानबीन करती है और इंतजार करती है कि कोई लाश की शिनाख्त करने पर आए या फिर कोई इसे जानने वाला तो आए, पर काफी दिन बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। तो फिर इसके बाद साइन पुलिस उस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है और धीरे धीरे इस केस की छानबीन वक्त के साथ साथ ठंडी पड़ जाती है। लेकिन कुछ महीनों की खामोशी के बाद पुलिस को उसी साइन इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है और वो लाश भी फुटपाथ पर मिली थी। और उस लाश को देखने पर और उसके कपड़ों से लग रहा था कि मरने वाला इंसान काफी गरीब था और इस लाश का भी सर बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था। मगर उस टाइम तक पुलिस ये भूल चुकी थी कि ठीक वैसी ही लाश उन्हें कुछ महीने पहले भी मिली थी और इसी इलाके में मिली थी। और उनके मन में ये भी नहीं आया कि इन दोनों का कोई कनेक्शन भी हो सकता है और पुलिस इन 2 लाशों में कोई कनेक्शन, कोई कड़ियां नहीं जोड़ती। और थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाता है। कहने के लिए तो हमारे देश का कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन मानो या ना मानो ये हमारे देश का एक कड़वा सच है कि अमीर लोगों के लिए जितनी मशक्कत की जाती है उतनी बेहद गरीब लोगों के लिए वही कानून इतनी मशक्कत कभी नहीं करता जितना कि उसे करनी चाहिए। वही अगर ये लाशें किसी अमीर की या वेल नोन पर्सन की होती तो शायद इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ जाता। उसके बाद कुछ महीने और बीत जाते हैं और मुंबई पुलिस को मुंबई में ही किंग सर्कल नाम के इलाके से एक तीसरी लाश मिलती है। और ये जो किंग सर्कल एरिया है वो माटुंगा पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है। तो माटुंगा पुलिस वहाँ पहुँचती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। और उस लाश की भी एग्जैक्ट वही हालत थी और वो लाश भी बाकी लाशों की तरह ही फुटपाथ पर पड़ी थी और वो लाश भी एक गरीब इंसान की थी जिसका भी सर औरों की तरह बुरी तरह कुचला गया था। तो फिर साइन इलाके जैसी एक ही इलाके में 2 लाशें मिलने पर भी पुलिस कोई कड़ियां नहीं जुड़ा पाई। तो यहाँ तो दूसरा इलाका था और अलग अलग इलाके की पुलिस वैसे ही अपनी बातें एक दूसरे से जल्दी शेयर नहीं करती। तो इस केस का भी बिल्कुल वही हाल हुआ था जो पिछली 2 केस का हुआ था और पुलिस जल्दी ही सारी बातें लगभग भूल गई और सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं। इसके कुछ ही महीने बाद फुटपाथ से एक और चौथी लाश मिलती है, फिर कुछ महीने बाद 5वीं और फिर 6ठी। और जब 6ठी लाश मिलती है तब जाकर पुलिस का माथा ठनकता है। तो अब तक जो 6 लाशें मिली थी वो साइन इलाके से या फिर किंग सर्कल माटुंगा से मिली थी। तो फिर माटुंगा पुलिस के एक ऑफिसर को लगा कि इन सभी मर्डर्स का मोडस ऑपरेंडी एक ही है। उसके बाद जब उन्होंने तफ्तीश की और इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि साइन इलाके में भी फुटपाथ से कुछ इसी तरह की कुछ लाशें बरामद की गई थी। और तब जाकर पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ना चालू की तो पता चला कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है। और अब तक जितनी भी लाशें मिली थी उन सब में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जैसे कि मरने वाले लोग बेहद ही गरीब,
बेघर और फुटपाथ पर सोने वाले, कचरा बीनने वाले, मजदूरी करने वाले, नशेड़ी या फिर भिखारी थे। और दूसरा, मरने वालों में से किसी का भी दूसरा कोई भी आगे पीछे कोई भी रिश्तेदार नहीं था या फिर उनका परिवार भी नहीं था, और ना ही कोई ऐसा जानने वाला जो उन लाशों की शिनाख्त कर सके। तीसरा, कि सभी के सर को पत्थर से बड़ी ही बुरी तरह से कुचला गया था, और वो भी कोई मामूली पत्थर से नहीं बल्कि किसी भारी भरकम पत्थर से। और चौथा ये कि सभी की मौत रात के करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हुई थी, और सभी के ऊपर सोते वक्त ही हमला किया गया था। इन लाशों को बरामद करने के दौरान पुलिस को लाश के पास से एक पत्थर भी मिला था जिस पर खून लगा हुआ था, और उस पत्थर की जांच की गई तो उसका वजन करीब 30 किलो निकला। इन सब बातों से पुलिस के सामने एक चीज उभर कर आई कि अगर कातिल कोई एक ही इंसान है तो वो एक जवान और हट्टा कट्टा है, क्योंकि 30 किलोग्राम वजनी पत्थर उठाकर किसी पर भी हमला करना किसी उम्र दराज या फिर शरीर से कमजोर आदमी का काम नहीं हो सकता। पर एक सवाल और था, क्या इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं? और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर सभी केस की फाइल पढ़ने के बाद ये चीज साफ थी कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है, और इन सभी मौतों का जिम्मेदार कोई एक इंसान या फिर कोई ग्रुप है। और जब ये सारी चीजें पुलिस के सामने आई तो लोगों को आगाह किया गया, उन्हें चेताया गया, खासकर उन लोगों को जो फुटपाथ पर सोते हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आई। दरअसल एक आदमी जो कि वेटर का काम करता था और फुटपाथ पर सोता था, वो एक ऐसे ही हमले में जिंदा बच गया था। जब उस पर हमला होने वाला था तो अचानक ही उसकी आंख खुल गई, जिसकी वजह से सिर्फ मामूली सी चोट आई थी और उसकी जान बच गई थी। अब मुंबई पुलिस को लगा कि शायद अब इस सीरियल किलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, पर जब पुलिस उनका बयान लेने पहुंची तो पता चला कि उसने उसका चेहरा ही नहीं देखा, क्योंकि जहां पर वो सोया था वहां बिल्कुल अंधेरा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आया। मुंबई पुलिस के चेहरे पर जो एक चमक आई थी वो थोड़ी देर के लिए ही थी। ये सब सुनकर वो चमक फिर से एक मायूसी में बदल गई थी, पर पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और रात को अपनी पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों के बाद 7वीं लाश भी सामने आ गई, और ऐसा ही करते करते साल 1985 से साल 1988 आ गया, और इन 3 सालों के अंदर मुंबई पुलिस फुटपाथ से अब तक 12 लाशें बटोर चुकी थी, और इसके बाद भी कभी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसकी वजह से मरने वाले की कभी शिनाख्ती नहीं हो पाई, और सर कुचलने की वजह से उनका चेहरा भी कभी सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस ने लाश की बाकी चीजें जैसे कि कपड़े वगैरह से भी लाशों की पहचान करने की कोशिश की, पर उनमें भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी, और कभी उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी सामने नहीं आई। इससे पता चलता है कि उस सीरियल किलर ने कोई भी हत्या करने से पहले अपनी तरफ से पूरे इलाके की, जिसे मारना है उसकी अच्छी तरह से रेकी की, उसकी छानबीन की, जिसकी वजह से वो कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आया, और एक एक करके उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मौत के आंकड़े पर हमेशा एक सवाल बना रहा। कई जानकारों का मानना है कि इस सीरियल किलर ने करीब 26 लोगों की जान ली थी, पर मुंबई पुलिस के हिसाब से ऑफिशियली 12 लोगों की ही जान गई थी। कई लोगों की तो FIR भी दर्ज नहीं की गई थी ताकि लोगों में पैनिक न फैले, पर बावजूद इसके उस वक्त लोगों में इतना खौफ फैल गया था कि लोगों ने रात को घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, और बेचारा गरीब आदमी जो भीख मांगकर, कचरा बीनकर, मजदूरी करके अपना पेट पालता था, जिसका कोई अपना ठिकाना नहीं था, वो कहाँ जाए। उसे ना चाहते हुए भी उसी फुटपाथ पर डर के साए में सोना पड़ता था। मुंबई पुलिस ने बहुत कोशिश की थी उस सीरियल किलर को पकड़ने की, बहुत सारे लोगों को उठाया भी, उनका रिमांड किया गया, लेकिन उस कातिल के बारे में अब तक कोई भी क्लू नहीं मिला था, और ना ही कोई नाम सामने आया और ना ही कोई चेहरा। मगर 1988 के लास्ट में जब उन्हें 12वीं लाश मिली, उसके बाद अचानक से ये सिलसिला रुक गया। पिछले 3 सालों से जो हर 2-3 महीने में एक लाश फुटपाथ से मिल रही थी, वो चीज अब पूरी तरह से रुक गई थी। लगभग 7-8 महीने हो गए थे ऐसा कुछ भी हादसा नहीं हुआ था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने भी चैन से सांस ली।
मगर अपनी तफ्तीश को जारी रखा। अब 6-7 महीने बीत गए थे और वो भी बिना किसी ऐसे हादसे के। इसके बाद फिर 1989 आ गया। अचानक से ही कोलकाता के एक बहुत ही मशहूर हावड़ा ब्रिज से एक खबर आती है और 1989 में वो कलकत्ता हुआ करता था। दरअसल कोलकाता पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका एक बहुत ही भारी पत्थर से सर कुचला गया था और जो लाश मिली थी वो सेंट्रल कोलकाता से मिली थी और वो भी बहुत ही फेमस ब्रिज के पास, हावड़ा ब्रिज के पास। और वहाँ भी फुटपाथ पर भिखारी बेघर लोग सोते थे जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। कोलकाता पुलिस को लगा कि शायद कोई आपसी दुश्मनी का मामला होगा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस कुछ दिन छानबीन करती है, पुलिस की छानबीन चल ही रही होती है। फिर कुछ दिनों के बाद फुटपाथ पर ऐसी ही दूसरी लाश मिलती है और फिर तीसरी लाश भी मिल जाती है और तीनों लाश की हालत एक जैसी ही थी। सभी के सर को पत्थर से कुचला गया था और क्योंकि मुंबई में जो हादसे हुए थे उसकी जानकारी पूरे देश में फैल गई थी और कोलकाता पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। उन्होंने भी मुंबई की सारी कहानियां पढ़ी थी तो कोलकाता पुलिस फौरन ही अलर्ट हो जाती है और ऐसी खबरें मीडिया से भी ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। तो कोलकाता के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया और तब जाकर पहली बार इस कातिल के एक नाम का जन्म हुआ। हालांकि ये उसका ऑफिशियल नाम नहीं था पर पूरे देश में अब उस गुमनाम कातिल को हर कोई स्टोनमैन के नाम से ही जानने लगा और आज भी वो किलर उसी नाम से जाना जाता है। जब ये खबरें मीडिया में आई थी तो पुलिस ने अपने गश्त और अपनी मैन पावर को और बढ़ा दिया था, मगर इतनी चौकसी के बाद भी कुछ ही दिनों के बाद एक चौथी लाश और मिल गई और फिर पांचवी और ऐसा करते करते सिर्फ 6-7 महीने में ही कोलकाता पुलिस के सामने ऐसी 13 लाशें थी। मतलब कि मुंबई में जो सिलसिला 1988 के लास्ट में खत्म हुआ था वो सिलसिला 7-8 महीनों के बाद जून 1979 में कोलकाता में फिर से शुरू हो चुका था। मुंबई पुलिस को 3 साल के अंदर 12 लाशें मिली थी मगर कोलकाता पुलिस को सिर्फ 7-8 महीने के अंदर 13 लाशें मिल चुकी थी और सभी 13 लाशों की कहानी एक जैसी ही थी। सब कुछ मुंबई जैसा ही था। कोलकाता पुलिस को भी लाश के पास एक पत्थर मिला था, उसका वजन 20 किलो के ऊपर था। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। स्टोनमैन को पकड़ने के लिए हर फुटपाथ पर नजर रखी जाने लगी और सभी लोगों को आगाह किया गया कि उनको ग्रुप में सोने के लिए कहा गया। किसी को भी अकेले सोने से मना किया गया। सभी को ऐसी जगह सोने के लिए कहा जहाँ थोड़ी सी रोशनी हो और अंधेरी जगह से बचने के लिए भी कहा गया। हर उस शख्स को उठाया गया जिस पर जरा सा भी शक होता, उनसे पूछताछ की गई, रिमांड लिया गया, लेकिन किसी से भी कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। पर इस सर्च ऑपरेशन से ये फायदा हुआ कि जो मौत का आंकड़ा पिछले लगभग 6 महीनों से बढ़ता ही जा रहा था वो अचानक से रुक गया और उन 13 लोगों के बाद कोलकाता पुलिस को और कोई भी लाश नहीं मिली। तो ये एक अच्छी खबर थी कोलकाता पुलिस के लिए। हो सकता है इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जितने भी संदिग्धों को पकड़ा था वो कातिल उन्हीं में से एक हो, मगर कोई सबूत न मिलने की वजह से सबको छोड़ना पड़ गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन के डर से स्टोनमैन ने कोलकाता ही छोड़ दिया हो, मगर पुलिस को कभी कोई क्लू नहीं मिला। और कमाल की बात तो ये है कि मुंबई और कोलकाता को मिलाकर 12 + 13 यानी कि 25 लोगों का ऑफिशियल कत्ल हुआ था, मगर एक भी शख्स, एक भी गवाह कभी सामने नहीं आया। कभी किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा और ना कभी जाते हुए देखा। और ये चीज बहुत ही चौंकाने वाली थी। बाद में मुंबई पुलिस और कोलकाता पुलिस ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी किया और कई एक्सपर्ट से बात करके उस किलर की दिमागी स्थिति जानने की कोशिश भी की और सब बातों का निचोड़ ये निकला कि ये एक साइको किलर था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये सारे कत्ल करता था। उन कत्लों को करने का कोई मकसद, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस खून करने से उसे सुकून और एक तरीके की खुशी मिलती थी। या फिर उसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से नफरत थी, या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ये हत्या करता था। उसने कभी भी
ग्रुप में सोने वाले लोगों का शिकार नहीं किया था। वो हमेशा उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाया करता था जो थोड़े अंधेरे में सोते थे। वो कौन था पता नहीं, पर वो था बहुत शातिर, जिसने 2 बड़े शहरों की पुलिस को चकमा दिया और उन्हें बेवकूफ बनाया। इन्वेस्टिगेशन में ये तक पता नहीं चला कि जिसने मुंबई में इतनी घटनाओं को अंजाम दिया था, क्या वही कातिल बाद में कोलकाता पहुंचा और ये सारी वारदातें की, या फिर कोलकाता वाला कातिल कोई अलग इंसान था, या फिर ये किसी एक ही शख्स का काम था, या फिर इनमें एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। और मुंबई पुलिस की तरह ही कोलकाता पुलिस को भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद अचानक से 26 साल बाद 2016 में असम के गुवाहाटी से खबर आती है कि स्टोनमैन इज बैक, और वह भी